हेलो एंड वेलकम टू कोड विद चेरी। आज हम ASP.NET कोर वेब API में IIS को थोड़ा स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं। हम देखेंगे कैसे हम अपनी API को IIS होस्टिंग के लिए रेडी कर सकते हैं और कैसे कुछ हिडन सेटिंग्स जैसे ऑटोमेटिक ऑथेंटिकेशन और फॉरवर्ड क्लाइंट सर्टिफिकेट रियल लाइफ सिनेरियोज में हेल्प करती हैं। नाउ बाय डिफ़ॉल्ट ASP.NET कोर में एप्लीकेशंस सेल्फ होस्टेड होती हैं कैस्ट्रल वेब सर्वर के साथ। इसका मतलब क्या हुआ? बेसिकली देखें, ASP.NET कोर की एप्लीकेशंस को रन करने के लिए IIS या कोई एक्सटर्नल वेब सर्वर की ज़रूरत डिफ़ॉल्ट तौर पर नहीं होती। जब आप एप्लीकेशन बनाते हैं, .NET रन या पब्लिश करके रन करते हैं, तो वो अपने साथ ही एक बिल्ट इन वेब सर्वर चलाती है जिसको कैस्ट्रल कहते हैं। कैस्ट्रल, राइट? ये कैस्ट्रल जो है बेसिकली वो एक क्रॉस प्लेटफॉर्म वेब सर्वर है जो ASP.NET कोर के साथ बिल्ट इन आता है। एप्लीकेशन के अंदर ही रन होता है, इसलिए इसे सेल्फ होस्टेड कहते हैं। एक्सटर्नल सर्वर्स जैसे IIS जो विंडोज़ बेस है, लेकिन विंडोज़ के अलावा भी हमारे पास और सर्वर्स होते हैं जिन्हें हम Nginx कहते हैं, अपाची कहते हैं, राइट? तो एक्सटर्नल सर्वर जैसे IIS, Nginx, अपाची की तरह ये HTTP रिक्वेस्ट हैंडल करता है कैस्ट्रल। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हम IIS के साथ रन करें कैस्ट्रल को, तो हमें कुछ इंटीग्रेशन करनी पड़ती हैं। सही है। नाउ देखें, ये मैंने एक प्रोजेक्ट बना रखा है, आप ये प्रोजेक्ट देख सकते हैं। अच्छा देखें, बाय डिफ़ॉल्ट ये एक HTTP की फ़ाइल है। ये जैसा मैंने आपको एक प्रीवियस वीडियोज़ में बताया था, इस फाइल का बेसिक पर्पस होता है API टेस्टिंग। हम देखें इसे इतना यूज़ नहीं करेंगे। उसकी रीज़न ये है कि हम टेस्टिंग के लिए या तो पोस्टमैन यूज़ करेंगे या बाद में जब हम स्वैगर इनेबल कर लेंगे तो हम स्वैगर का यूज़ करेंगे। तो बेसिकली देखें, ये फ़ाइल मेरे किसी काम की सच है नहीं, तो मैं इस फाइल को ओवरऑल ही डिलीट कर देता हूँ। नाउ अब IIS को बेसिकली कॉन्फ़िगर करने के लिए हम program.cs में आएंगे और यहाँ हम इसकी सर्विसेज में इसको रजिस्टर करेंगे। लेकिन जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था, अगर मैं सारा कोड यहीं करूँगा तो बेसिकली यहाँ पर बड़ा मैसी कोड हो जाएगा। तो उससे बचने के लिए जो सही अप्रोच ही है कि वो एक्सटेंशन मेथड्स बनाएं और उनको कॉन्फ़िगर कर लें। बेसिकली लास्टली अभी हमने बनाया था एक कॉन्फ़िगर कोर्स में, एक और एक्सटेंशन मेथड बना लेता हूँ जिससे मैं IIS को कॉन्फ़िगर कर लूँगा और उस मेथड को यहाँ कॉल करा लूँगा। तो मैं चलता हूँ अपनी एक्सटेंशन क्लास में, सर्विस एक्सटेंशंस। इस प्रीवियस मेथड को बंद कर देते हैं और नया मेथड बना लेते हैं। देखिए, मैंने बेसिक मेथड बना लिया है, राइट? इसको मैं कॉल कर लेता हूँ। program.cs में आते हैं और यहाँ इसको पेस्ट कर देते हैं। ये एक बेसिक मेथड है। हमें कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए हमें इस IIS ऑप्शंस नामी क्लास का यूज़ करना होता है। इसी के थ्रू हम जो कॉन्फ़िगरेशन देंगे तो वो IIS कॉन्फ़िगरेशंस बन जाती हैं बेसिकली। यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे ओवरलोड्स आप देख सकते हैं, नज़र आ रहे हैं, राइट? तो मैं ये सेकंड वाला ऑप्शन यूज़ कर लूँगा। बेसिकली ये मेरे बिल्कुल एक्यूरेट है, एक्शन डेलीगेट भी है और इसके थ्रू कॉन्फ़िगरेशंस भी हो जाएंगी। और ये IIS ऑप्शंस ही की कॉन्फ़िगरेशन है, राइट? यानी जो मैं ऑप्शन पैरामीटर बनाऊँगा वो IIS ऑप्शन टाइप का ही पैरामीटर होगा। तो जाहिर है इस IIS ऑप्शंस के अंदर जितनी भी फाइल्स और जितने भी प्रॉपर्टीज़, मेथड, जो भी कुछ हो सकते हैं, उनको ये एक्सेस करने में एक्शन डेलीगेट हमारी मदद करेगा। तो बना लेते हैं इसको एक्शन डेलीगेट। तो ऑप्शंस, तो ये बन गया ऑप्शंस पैरामीटर। और अगर मैं मेथड के ऊपर होवर करूँ तो आप देख सकते हैं मैंने 5 ओवरलोड में से ये ओवरलोड चूज़ किया।
कॉन्फ़िगर ऑप्शंस, ये मेथड हमें IIS के लिए कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन सेट करने का मौका देता है, इसीलिए हमने इस मेथड को यूज़ किया है। नाउ एक चीज़ समझिए, अभी हमने इसके अंदर कोई प्रॉपर्टी सेट नहीं की, राइट? क्योंकि इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ हमारे लिए काफ़ी हैं। लेकिन अगर हमें फाइन ट्यूनिंग चाहिए तो 3 प्रॉपर्टीज़ इसमें बेसिकली इंपॉर्टेंट हैं। एक, ऑथेंटिकेशन डिस्प्ले नेम, दूसरा ऑटोमेटिक ऑथेंटिकेशन, तीसरा फॉरवर्ड क्लाइंट सर्टिफिकेट। फर्स्ट हम देखेंगे इसकी ऑथेंटिकेशन डिस्प्ले नेम। नाउ ऑथेंटिकेशन डिस्प्ले नेम करता क्या है? IIS लॉगिन प्रॉम्प्ट होता है एक, उसमें डिस्प्ले होने वाला नेम सेट करता है ये। यानी एग्जांपल के तौर पे मैं इसमें अगर जो भी नेम डाल दूँ, लेट सपोज मैं डालता हूँ कोड विद चेरी, तो जो IIS का एक प्रॉम्प्ट होता है ना, उस पर वो नेम आना शुरू हो जाएगा इस कोड की मदद से। और अगर मैं कोई नेम नहीं दूंगा तो उसका डिफ़ॉल्ट नेम होता है नल, यानी नो नेम, कुछ नहीं। इसका बेसिक यूज़ केस ये है कि जब ब्रांडिंग के लिए जब आप विंडोज़ ऑथेंटिकेशन का यूज़ करते हो ना, तो आप अपना नाम दे दोगे, वो आपकी ब्रांडिंग एज एन ब्रांडिंग के तौर पे IIS के ऊपर आपका नेम आना शुरू हो जाएगा, राइट? सेकंड है हमारे पास ऑटोमेटिक ऑथेंटिकेशन। ये डिसाइड करता है कि HTTP कॉन्टेक्स्ट डॉट यूज़र ऑटोमेटिकली सेट होगा या नहीं। अगर इसका ये प्रॉपर्टी बुलियन टाइप है ऑटोमेटिक ऑथेंटिकेशन, अगर इसमें ट्रू दे दिया लेट सपोज, तब क्या होगा? तब जो बेसिकली आपका जो यूज़र है ना, वो ऑटोमेटिकली ऑथेंटिकेट हो जाएगा। और अगर इसमें फॉल्स दे दिया तो ऑथेंटिकेशन तभी होगा जब एक्सप्लिसिटली ऑथेंटिकेशन स्कीम से रिक्वेस्ट की जाए। यानी जैसे होता है ना विंडोज़ ऑथेंटिकेशन IIS में इनेबल होनी चाहिए या नहीं, ये सारी चीज़ें करता है बेसिकली ये। थर्ड ऑप्शन है हमारे पास फॉरवर्ड क्लाइंट सर्टिफिकेट। अगर रिक्वेस्ट के साथ ASP.NET कोर क्लाइंट सर्टिफिकेट हेडर के तौर पर आता है तो TLS या SSL क्लाइंट सर्टिफिकेट फॉरवर्ड करे हमारे सर्वर पे। इसका यूज़ केस है क्लाइंट सर्टिफिकेट बेस्ड ऑथेंटिकेशन सिनेरियोज़ में होता है ये सर्टिफिकेट क्लाइंट प्रोवाइड करता है। आपकी फ्रंट एंड या मोबाइल एप्लीकेशन जो भी APIs को कॉल कर रही है ना, वो बेसिकली ये प्रोवाइड करेंगी। क्वेरी स्ट्रिंग के थ्रू भी कर सकती हैं, हेडर के थ्रू भी कर सकती हैं, किसी रिक्वेस्ट बॉडी के थ्रू भी कर सकती हैं, यानी जो जो मीडियम हो सकता है ना प्रोवाइड करने के, उनके थ्रू ये सर्टिफिकेट प्रोवाइड होता है। और ये जिम्मेदारी आपके क्लाइंट्स यानी फ्रंट एंड्स की होती है। नाउ देखिए, हम अभी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इस IIS की, फिर बाद में इस प्लेलिस्ट में IIS का प्रैक्टिकल भी देख लेंगे। इसीलिए अभी कॉन्फ़िगरेशन IIS मेथड को में हम एज सच कोई ख़ास कॉन्फ़िगरेशन कर नहीं रहे, यानी कोई कोड नहीं कर रहा है। अगर करेंगे भी तो वो कमेंट करेंगे, जस्ट आपको एक आइडिया दिखाना है। फिर जब लेटर इस सेक्शन में जब हमारे पास एक प्रॉपर प्रोजेक्ट होगा ना, तब हम उसको जब IIS पे डिप्लॉय कर रहे होंगे, तब हम ये सारी चीज़ें फिर दोबारा रिकॉल करेंगे। अभी जस्ट आपको एक आइडिया कराना है कि IIS चलता किस तरह है। अब लेट से ये जो मेथड है मेरा, ये कोड ASP.NET कोर में यूज़ होता है जब आप अपनी एप्लीकेशन को IIS यानी इंटरनेट इन्फॉर्मेशन सर्विसेज के ऊपर होस्ट करते हैं। सोचो IIS के पास एक डोरमैन या वॉचमैन या गेट कीपर, जैसे आप चौकीदार भी कह सकते हैं, जो आपकी एप्लीकेशन के सामने खड़ा हो। तो IIS ऑप्शंस, ये ऑप्शंस, राइट, IIS ऑप्शंस बताता है उस वॉचमैन को या उस चौकीदार को कि तुमने किस तरह लोगों को अपने सर्वर या अपनी एप्लीकेशन के अंदर आने देना है। ऐसे ही तुम कैसे उनकी आइडेंटिटी वेरीफाई करोगे, ये भी देखता है। या तुम्हें कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट, जिसे हम सर्टिफिकेट भी कह रहे हैं, क्या वो चेक करना है या नहीं, राइट? ये सब IIS ऑप्शंस बताता है वॉचमैन को कि कैसे करना है। नाउ लेट्स से ऑथेंटिकेशन डिस्प्ले नेम। बेसिकली ये कोड अगेन करता क्या है, ऑथेंटिकेशन डिस्प्ले नेम, ये इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं, ऑप्शन से ऐसे एक्सेस होते हैं, राइट? जब यूज़र IIS के ज़रिए लॉगिन करेगा, जैसे विंडोज़ ऑथेंटिकेशन, तो उस लॉगिन बॉक्स या सिस्टम के अंदर एक नाम शो होता है, जो एक प्रॉम्प्ट में आपसे कह रहा था ना, IIS का एक प्रॉम्प्ट होता है, लॉगिन बॉक्स कह लें आप उसको, राइट? सिस्टम कह लें, उसके अंदर एक नाम शो होता है। ये डिफ़ॉल्ट में अगर आप इसमें कोई वैल्यू नहीं देते इस प्रॉपर्टी में, देखें ये एक प्रॉपर्टी है, अगर आप इसमें कोई वैल्यू नहीं देते ना, तो डिफ़ॉल्ट नेम नल होता है, यानी कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नाम शो नहीं होगा, राइट? तो इसका बेसिक पर्पज़ यही है कि आप इसमें ब्रांड नेम या कोई फ्रेंडली नाम डाल दें, तो वो फिर आप, तो यूज़र को पता चल जाएगा कि ये लॉगिन किसके लिए है। इस तरह से है ये। सेकंड है ऑटोमेटिक ऑथेंटिकेशन।
बेसिकली ये ऑटोमेटिक ऑथेंटिकेशन करता क्या है, ये डिसाइड करता है कि IIS ऑटोमेटिकली यूज़र को ऑथेंटिकेट करेगा या नहीं। अगर ट्रू आपने दे दिया, राइट, तो IIS खुद ही यूज़र की विंडोज़ क्रेडेंशियल वेरीफाई कर लेगा, जो भी उन्होंने विंडोज़ पे, जिस विंडोज़ पे या जिस ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू जब वो लॉगिन होते हैं तो वो कहते हैं ना कि यूज़र ने पासवर्ड, अगर आपने वहाँ लॉगिन कर लिया तो IIS उन्हीं क्रेडेंशियल्स को आपके यूज़ कर लेगा। और HTTP context.user एक क्लेम्स होता है, जिन्हें हम अपकमिंग वीडियोज़ में समझेंगे कि क्लेम्स क्या होते हैं। तो अभी फॉर द टाइमिंग आप इतना समझिए कि एक क्लेम्स होते हैं जिसमें यूज़र की पूरी आइडेंटिटी होती है जिसने भी लॉगिन किया होता है। तो इन क्लेम्स में यानी HTTP context.user में यूज़र की डिटेल्स आ जाएगी बिना कोई मैनुअली कोड लिखे। लेकिन अगर आपने इसमें फॉल्स दे दिया तो IIS तब तक यूज़र को ऑथेंटिकेट नहीं करेगा जब तक यूज़र एक्सप्लिसिटली ऑथेंटिकेट ना करे या आप एक्सप्लिसिटली अपने कोड में ना बोलो। ये यूज़फुल है जब आप कस्टम लॉगिन सिस्टम बनाते हो, जैसे हम JWT एक चीज़ होती है यूज़ करेंगे, या OAuth वगैरह इस टाइप की चीज़ें जब हम यूज़ कर रहे होते हैं ना, तो उसमें हम मैनुअली क्रेडेंशियल्स देते हैं, हमें कुछ एक्स्ट्रा कोड भी लिखना होता है, यूज़र को अपना ईमेल नेम पासवर्ड डाल के ऑथेंटिकेट भी करना होता है। ये सारी चीज़ें होती हैं। इन सारी चीज़ों का मतलब है कि IIS अब ऑटोमेटिकली ऑथेंटिकेट नहीं करेगा, यूज़र को अपने क्रेडेंशियल्स प्रोवाइड करने हैं ऑथेंटिकेट करने के लिए। नाउ फॉरवर्ड क्लाइंट सर्टिफिकेट। अच्छा देखें, ये जो ऑथेंटिकेशन डिस्प्ले नेम है ये एक स्ट्रिंग प्रॉपर्टी है, ऑथेंटिकेशन ऑटोमेटिक ऑथेंटिकेशन ये बूलियन है, फॉरवर्ड क्लाइंट सर्टिफिकेट भी बूलियन है, ठीक है। ये बेसिकली करता ये है कि अगर क्लाइंट यूज़र ने अपने PC से एक डिजिटल सर्टिफिकेट भेजा है तो IIS उसको आपकी ASP.NET ऐप तक फॉरवर्ड करेगा। और ये कैसे, यानी मैंने तो यहाँ ट्रू दे दिया, इसका मतलब है कि अब मेरे सर्वर पे जो भी रिक्वेस्ट आ रही है ना, उन उस क्लाइंट को किसी ना किसी तरीके से अपने मेरे सर्वर तक सर्टिफिकेट पहुँचाना है, चाहे हेडर के थ्रू पहुँचाए, चाहे कोई स्ट्रिंग के थ्रू पहुँचाए, जिस तरह भी पहुँचाए, लेकिन पहुँचाना है, ठीक है। ये मोस्टली वैसे तो हेडर्स के लिए ही होता है, राइट। यानी मैं कस्टम लॉजिक भी कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे हेडर्स ही में मिले तो आप नीचे देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन आ रही है इसमें कि इस नाम का हेडर होना चाहिए। हेडर का नेम भी देखें, कस्टम है, ये कोई और नाम के हेडर से ये वेरीफाई नहीं होगा, इसी नाम से हेडर आना चाहिए क्लाइंट से, MS-ASP.NET Core-client cert विच इज़ अ फुल फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट, हेडर में होना चाहिए ये, ठीक है। तो ये हेडर को वैलिडेट करेगा। अगर ये ट्रू है तो वो सर्टिफिकेट आपके ASP.NET Core ऐप तक पहुंचाया जाएगा और आप उसको वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। देखें बेसिकली ना IIS ऑप्शंस का सीधा मतलब क्या है, जब हम अपनी ASP.NET Core ऐप को IIS पे चलाते हैं, यानी ये जो कॉन्फ़िगरेशन मैं दे रहा हूँ, जब मैं अपनी इस ऐप को IIS पे चलाऊँगा तो IIS ऑप्शंस एक सेटिंग, एक बेसिकली ना एक सेटिंग का बॉक्स होता है जिसमें हम IIS को बताते हैं यूज़र को कैसे अलाउ करना है, कैसे वेरीफाई करना है और कौन सा सिक्योरिटी चेक लगाना है। नाउ ये जो ऑथेंटिकेशन डिस्प्ले नेम है, ये बस एक नाम होता है जो लॉगिन प्रॉम्प्ट में दिखाई देता है, ब्रांडिंग या आइडेंटिफाई करने के लिए ये यूज़फुल होता है। अगर यूज़र लॉगिन करे तो प्रॉम्प्ट में जैसे मैंने जो भी इसमें नाम दिया होगा वो नाम वो शो हो जाएगा। नाउ सेकंड है ऑटोमेटिक ऑथेंटिकेशन। ये डिसाइड करता है कि IIS अपने ऐप यूज़र का अकाउंट डिटेक्ट करे या नहीं। अगर ट्रू है तो IIS खुद ही विंडोज़ क्रेडेंशियल से ले लेगा और यूज़र को लॉगिन कर देगा। अगर फॉल्स दिया है आपने इसमें तो आपका कोड डिसाइड करेगा कब और कैसे लॉगिन करवाना है यूज़र को, यानी अब यूज़र को अपने क्रेडेंशियल्स डाल के लॉगिन करना होगा। ये यूज़फुल बेसिकली होता है ऑफिस के इंटरनल टूल्स में, ये बाय डिफ़ॉल्ट ना बेसिकली ये ऑफिस के इंटरनल टूल्स के जो सिस्टम वगैरह होता है ना, बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑन होता है, कंपनीज़ को ऑलरेडी ऑन रखती हैं ताकि ऑफिस स्टाफ लोगों को पासवर्ड ना डालना पड़े, ठीक है ना। नाउ अगेन फॉरवर्ड क्लाइंट सर्टिफिकेट। अगर क्लाइंट अपना सिक्योरिटी सर्टिफिकेट भेजता है जो कि हेडर्स में भेजेगा इस प्रॉपर्टी की वजह से, तो IIS उसको आपकी ASP.NET ऐप तक पहुंचा देता है। एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लेयर्स के लिए होता है ये फीचर बेसिकली। ये यूज़ होता है बैंक या हाई सिक्योरिटी APIs में, ये बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल होता है ताकि देखें वो एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के लिए होती हैं बैंकिंग एप्लीकेशन वगैरह। तो जब कोई उनको यूज़ करेगा ना तो वो उनके फ्रंट एंड में ना ऑलरेडी सेट होता है एक सर्टिफिकेट। अगर मैं उस फ्रंट एंड के अलावा किसी और फ्रंट एंड से आने की कोशिश करूँगा ना, एक तो कोर्स भी आने नहीं देंगे, और अगर मैं किसी तरीके से पहुँच गया जो कि इम्पॉसिबल है, लेकिन अगर मैं पहुँच गया तो सर्टिफिकेट उस रिक्वेस्ट को आगे बढ़ने नहीं देंगे क्योंकि किसी और फ्रंट एंड पे वो सर्टिफिकेट होगा नहीं, वो सर्टिफिकेट मेरे बनाए हुए फ्रंट एंड पे होगा जो मैंने ख़ास इस बैक एंड के लिए बनाया है। तो ये बैंकिंग टाइप की एप्लीकेशन में बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, आप इतना समझ लीजिए।
आई होप आपको थोड़ा आइडिया हुआ होगा, राइट। हम लेटर इस कोर्स में IIS का प्रैक्टिकल भी देखेंगे, जब हमारे पास एक प्रॉपर एप्लीकेशन होगी जिसे हम IIS पे डिप्लॉय करेंगे, तो ये सारी चीज़ें हम वहाँ भी देखेंगे। नाउ एक चीज़ समझ लीजिए, हमारे पास मल्टीपल इन्वायरमेंट्स हो सकते हैं, जैसे डेवलपमेंट इन्वायरमेंट होता है, प्रोडक्शन इन्वायरमेंट होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आते हैं program.cs में। मैं अपनी मिडिलवेयर में ना बेसिकली इन्वायरमेंट की बेस पे भी कुछ चीज़ों का डिसीजन ले सकता हूँ कि क्या अगर डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है तो क्या काम करना है, और अगर प्रोडक्शन इन्वायरमेंट है तो क्या काम करना है। लेट सपोज मैं कोड लिखता हूँ। ओके, नाउ बेसिकली देखिए मैंने एक चेक बनाया है इफ़ एल्स का, अगर डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है तो क्या काम करना है, और आई एम अज्यूमिंग कि ये एल्स में जो एनवायरनमेंट मैं सेट कर रहा हूँ वो प्रोडक्शन होगा, क्योंकि स्टेजिंग इन्वायरमेंट मैं कोई नया बना नहीं रहा हूँ, ठीक है। तो डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में मैं एक मिडिलवेयर कॉन्फ़िगर कर लेता हूँ, ये app.useDeveloper exception पेज, और प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में मैं कर लेता हूँ इस डेवलपमेंट। ये जो है बेसिकली इन्वायरमेंट चेक करता है, ये एक चेक है जो कि बूल में ऑफ कोर्स डेटा रिटर्न करेगा कि अगर डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है तो ट्रू, नहीं तो ये फॉल्स। फॉल्स हुआ तो हम एल्स में आ जाएंगे, ट्रू हुआ तो हम इफ में आ जाएंगे। नाउ इस केस में मैंने एक मिडिलवेयर कॉन्फ़िगर किया है app.useDeveloper exception पेज। ये जो है ना एक डिटेल्ड एक्सेप्शन पेज शो करता है डिबगिंग के लिए, यानी मैं जब चीज़ें डिबग कर रहा हूँ और मेरे पास कोई रन टाइम एरर आया है, तो क्योंकि मैं रन कर रहा हूँ और मेरा डेवलपमेंट में मोस्टली इन्वायरमेंट डेवलपमेंट ही होता है, तो ये मुझे वो डिटेल्ड एरर शो करे कि किस वजह से एरर आया है, मुझे अपने कोड में क्या चीज़ सही करनी है, ये बहुत सारी चीज़ें आपको बताता है, राइट। लेकिन ये कोड बेसिकली प्रोडक्शन के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि प्रोडक्शन पे हम ये सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन नहीं शो करते, क्योंकि ये मिडलवेयर हमारी एप्लीकेशन की सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन शो कर सकता है। प्रोडक्शन केस के लिए यानी एल्स में मैंने एक मिडलवेयर कॉन्फ़िगर किया है यूज़ HSTS, इसे हम कहते हैं स्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट सिक्योरिटी। ये मिडलवेयर ट्रांसपोर्ट सिक्योरिटी इनेबल करता है, ये ब्राउज़र को इन्फोर्स करता है कि हमेशा HTTPS जिस पे, यानी उस आपने URL से आना है उस जिस पे हमेशा SSL इनेबल हुआ होता है। इसको बेसिकली आप एक सिनेरियो से समझिए। ये कोड बेसिकली करता क्या है, देखें ये कोड बेसिकली ना एक ट्रैफिक कंट्रोलर की तरह काम करता है। वो चेक करता है कि हम किस रोड पे चल रहे हैं, क्या हम डेवलपमेंट रोड पे चल रहे हैं जहाँ डिबगिंग अलाउड है, या प्रोडक्शन हाईवे पे चल रहे हैं जहाँ फुल सेफ्टी रूल्स फॉलो करने होते हैं। इसका मतलब ये है, ये चेक करता है कि एप्लीकेशन का करंट एनवायरनमेंट डेवलपमेंट है या नहीं। ASP.NET कोर में हमारे पास इन्वायरमेंट्स होते हैं। डेवलपमेंट जब आप कोडिंग और टेस्टिंग कर रहे हों अपने PC पे, तो जब हम काम कर रहे हैं ना बेसिकली वो हमारा डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है। ऐसे ही एक स्टेजिंग होता है कि अब हमने डेवलप कर लिया, अब हम अपना सारा काम एक टेस्ट सर्वर पर डिप्लॉय कर देते हैं, जहाँ पर QA टेस्ट करेगा, क्वालिटी एश्योरेंस का बंदा। फिर जब वहाँ से चीज़ें सब सेटिस्फाई हो गया तो फिर इस बिल्ड को एक और मज़ीद सर्वर पर डिप्लॉय की जाती है, और उसको हम कहते हैं प्रोडक्शन लेवल। ये लाइव होती है आपकी ऐप, जिस पे आपके एक्चुअल लाइव यूज़र्स होते हैं, ठीक है ना। समझो आप एक बेसिकली शेफ़ हो, डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में आप किचन में एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, मसाले ज़्यादा डाल रहे हो, टेस्ट चेक कर रहे हो। यहाँ आप गलती अगर करोगे ना तो कोई बुरा नहीं मानेगा, क्योंकि अभी आप मेकिंग फेज़ पर हो, टेस्टिंग हो रही है, मेक कर रहे हो, चीज़ें बन रही हैं, अभी इसमें ये तजुर्बा भी हो सकता है, इस तरह भी कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ हो सकती हैं, और अगर कोई गलती आ गई तो उसको सेट किया जा सकता है इस पॉइंट पे। तो डेवलपमेंट केस में आप app.useDeveloper exception पेज मिडलवेयर का यूज़ करोगे। ये एक स्पेशल एरर पेज इनेबल कर देता है जो डिटेल्ड एरर मैसेज शो करता है कि किस तरह का एरर आया, क्या एरर आया, इवन ये भी गाइड कर देता है कि क्या सही करना है। काफ़ी हद तक ये भी बता देते हैं, तो हम वो उस हिसाब से सही कर भी लेते हैं, ठीक है ना। इसमें कोड का कौन सा पार्ट क्रैश हुआ, किस लाइन पर एरर आई, सब डिटेल में होता है सिर्फ। लेकिन इसको हम ना बेसिकली यूज़ करते हैं सिर्फ डेवलपमेंट फेज़ के लिए, इसलिए हमें एक्सप्लिसिटली इसमें इफ़ का चेक यूज़ करना पड़ता है इस मिडलवेयर को यूज़ करने के लिए। हम प्रोडक्शन में ये सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन नहीं दिखा सकते। तो ये मिडलवेयर जो ना बेसिकली सिर्फ डेवलपमेंट में यूज़ होता है ताकि डेवलपर्स आसानी से बग फिक्स कर सकें। नाउ फॉर दिस सेकंड मिडलवेयर app.use HSTS, अगर एनवायरनमेंट डेवलपमेंट नहीं है, यानी स्टेजिंग के तौर पे भी यूज़ हो सकता है, क्योंकि मैं एल्स में यूज़ कर रहा हूँ, तो इसका मतलब है डेवलपमेंट के अलावा मैं इसको स्टेजिंग पे और
प्रोडक्शन पे इसको मैं इनेबल करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैंने इसके लिए यूज़ किया HSTS, राइट। HSTS का अगेन मतलब है HTTP स्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट सिक्योरिटी। ये ब्राउज़र को फोर्स करता है कि वो हमेशा HTTPS सिक्योर कनेक्शन का यूज़ करे जिस पे SSL एक्टिवेटेड हो। प्रोडक्शन में बेसिकली ये ऐसे है जैसे रेस्टोरेंट के मेन डोर पर एक गार्ड खड़ा हो जो कहता हो कि भाई सिर्फ हेलमेट पहन के अंदर आना अलाउड है, यानी सिर्फ सिक्योर कस्टमर को ही एंट्री मिलेगी। कोई HTTP विदाउट S जिसमें वो HTTP जिस पे SSL एक्टिवेट ना हो, जिसे हम अनसेफ रोड कह रहे हैं, वो अलाउड नहीं है। यानी URL पे SSL इनेबल होगा तो APIs कॉल होंगी, वरना कॉल नहीं होंगी। बेसिकली मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ। डेवलपमेंट में डिटेल एरर्स शो होते हैं ताकि आप डिबगिंग कर सको। प्रोडक्शन में डिटेल एरर्स हाइड होते हैं सिक्योरिटी के लिए, और HTTPS फोर्स होता है जो ये फोर्स कर रहा है डेवलप प्रोडक्शन के लिए, और ये है हमारे पास डेवलपमेंट फेज़ के लिए क्योंकि हमने इफ एल्स एक्सप्लिसिटली मेंशन किया है। नाउ फॉरवर्डिंग प्रॉक्सी हेडर्स, बेसिकली एक कोड लिख लेते हैं, उसके बाद इसको समझते हैं कि बेसिकली ये है क्या। अच्छा, इस कोड को समझने से पहले ना एक चीज़ समझ लेते हैं हम कि प्रॉक्सी क्या होता है। सोचो आपने किसी दोस्त को कॉल की, लेकिन वो कॉल डायरेक्टली उस तक नहीं गई। पहले वो कॉल उसके असिस्टेंट ने उठाई, असिस्टेंट ने आपकी बात सुन ली, फिर वो बात आपके दोस्त को पास कर दी उसने, यानी आप उस असिस्टेंट ने दोस्त के आपके दोस्त को पास कर दी। इंटरनेट में ना प्रॉक्सी सर्वर वही असिस्टेंट होता है जो क्लाइंट यानी फ्रंट एंड रिक्वेस्ट जब भेजता है ना, जब भी, तो प्रॉक्सी सर्वर तक आती है वो पहले। प्रॉक्सी सर्वर वो रिक्वेस्ट आगे आपकी ASP.NET कोर एप्लीकेशन यानी आपके मेन सर्वर तक फॉरवर्ड कर देता है। प्रॉक्सी का काम क्या होता है, ये हाइड कर देता है क्लाइंट की रियल जो असली उसकी IP होती है ना, ये वो हाइड कर देते हैं प्रॉक्सी। यानी बाय द टाइम जब आपके सर्वर पर रिक्वेस्ट आएगी ना, तो क्लाइंट की ओरिजिनल IP हाइड हुई हुई होती है कि किस IP से क्लाइंट आ रहा है, ठीक है ना। कैशे करना डेटा ताकि स्पीड फास्ट हो जाए, ये भी ये प्रॉक्सी काम करता है। HTTPS हैंडल करना, ये भी ये काम करता है, राइट। और सेकंड चीज़ एक और ये समझ लेते हैं कि लोड बैलेंसर क्या होता है। लोड बैलेंसर, सोचो आपका रेस्टोरेंट बहुत फेमस हो गया कि एक काउंटर पे 100 लोग लाइन में हैं। आप एक हेल्पर हायर करते हो जो लोगों को डिफरेंट काउंटर्स पे डिस्ट्रीब्यूट करता है ताकि लोड बैलेंस हो जाए, सही ना। तो लोड बैलेंसर भी बेसिकली यही काम करता है, क्लाइंट रिक्वेस्ट को मल्टीपल सर्वर्स पर डिस्ट्रीब्यूट करता है ताकि कोई सर्वर पे ओवरलोड ना हो सके, ट्रैफिक मैनेज हो और अप टाइम हाई रहे। नाउ अगर मैं ये फॉरवर्ड हेडर्स जो ये हम मिडलवेयर कॉन्फ़िगर कर रहे हैं ये ना लिखें, तो होगा ये कि जब रिक्वेस्ट प्रॉक्सी या लोड बैलेंसर के थ्रू आती है ना, तो ASP.NET कोर को रियल यूज़र्स का IP नहीं दिखता। यानी रियल यूज़र किस IP से आ रहा है उसको प्रॉक्सी सर्वर का IP दिखाई देता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब एक यूज़र जब मेरे ब्राउज़र पे आ रहा है, जब एक यूज़र मेरे सर्वर पे आ रहा है, तो प्रॉक्सी क्या करता है, उसको हाइड कर रहा है कि क्लाइंट की रियल IP क्या है, उसकी इन्फॉर्मेशन वगैरह क्या है। कुछ अच्छे काम तो कर रहा है जैसे कैशे वगैरह चीज़ों को, लेकिन IP भी तो हाइड कर रहा है ना, मुझे पता ही नहीं चल रहा कि मेरे सर्वर पे आ कौन रहा है। और ये प्रोटोकॉल भी गलत दिखा सकता है। तो इसका सोल्यूशन यही है कि app.use फॉरवर्ड हेडर्स मिडलवेयर। इसीलिए हम बेसिकली इस मिडलवेयर को कॉन्फ़िगर करते हैं जो प्रॉक्सी या लोड बैलेंसर जैसे काम को ऑटोमेटिक क्लाइंट पे एक्स्ट्रा हेडर्स भेज के कर सकता है, जिसके हेडर्स के भी नाम इसमें फिक्स्ड हैं, बेसिकली X फॉरवर्डेड फॉर, X फॉरवर्डेड फॉर टू या X डैश फॉरवर्डेड होस्ट। ये हम देख लेंगे अपकमिंग वीडियोज़ में। तो इन हेडर्स वगैरह की मदद से इन पे ऑटोमेटिकली रिक्वेस्ट आई हुई होती है, इसके थ्रू आप यूज़र का रियल IP, उसके प्रोटोकॉल, उसका होस्ट वगैरह रीड कर सकते हैं और आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है इस कोड की मदद से, ठीक है ना। तो प्रॉक्सी या लोड बैलेंसर बेसिकली एक मिडिल मैन है जो रिक्वेस्ट पास कर रहा है। फॉरवर्डेड हेडर्स एक मिडलवेयर है जो ये जो मिडिल मैन है ना, प्रॉक्सी और लोड बैलेंसर, इनका ID कार्ड चेक करता है ताकि असली गेस्ट का नाम, एड्रेस वगैरह नोट कर सके। इसकी एग्जांपल ऐसे हैं कि सोचो तुम्हारा एक दोस्त तुम्हें पार्टी पे बुला रहा है, लेकिन तुम अपने दोस्त के भाई के थ्रू जा रहे हो उस पार्टी में। अब दोस्त का भाई तुम्हारा नाम, ड्रेस कोड और तुम किस गाड़ी से आए हो ये सब पार्टी ऑर्गेनाइज़र को बता रहा है। अगर ऑर्गेनाइज़र सिर्फ भाई का नाम लिख दे और कि भाई के रेफरेंस से तुम आ रहे हो, तो तुम्हारी अपनी पहचान जो है ना वो गलत हो जाएगी।
तो यूज़ फॉरवर्डेड हेडर्स का काम क्या है, ये रियल गेस्ट का नाम और डिटेल्स रिकॉर्ड करता है, ना कि मिडिलमैन का। ठीक है ना। अब एक चीज़ ज़रा ये समझ लेते हैं कि ये ऐड कंट्रोलर्स क्या चीज़ है। देखें, सबसे पहले ये लाइन चलती है मोस्टली, आप ये तो सर्विस रजिस्टर है, आप इसमें कुछ भी डाल दें, कोई इशू नहीं है। मिडिल वेयर्स का है कि उनकी जो है ना हमारे पास पोजीशंस बहुत मैटर करती हैं। सर्विसेज आप जैसे भी रजिस्टर कर लें, ये मेथड डॉटनेट कोर को बताता है कि सिर्फ कंट्रोलर्स को रजिस्टर करो, व्यूज़ या पेजेस को नहीं, क्योंकि हम वेब एपीआईज़ बना रहे हैं। हमारी ये MVC वेब ऐप नहीं है, रेजर वेब ऐप नहीं है, ब्लेजर वेब ऐप नहीं है, तो इसलिए व्यूज़ वगैरह का इसमें कोई चक्कर नहीं है। कंट्रोलर्स ही वो जगह है जहाँ हम बेसिकली अपनी APIs के एंड पॉइंट लिखते हैं। जैसे एक राउट है कि भाई API/प्रोडक्ट, यानी इसको हिट करो, ये भी कंट्रोलर के अंदर बनाएंगे हम। या API यूज़र्स निकालो, ये भी बना सकते हैं API। ये सारी चीज़ें बेसिकली कंट्रोलर्स के अंदर लिखी जाती हैं और कंट्रोलर्स हमारे पास रजिस्टर इस बिल्डर की मदद से होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना कि देखें ये क्यों एक्स्ट्रा रजिस्टर करना पड़ा, यानी ये कोड भी तो बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिक रजिस्टर करता है, तो इसने क्यों नहीं कर दिया। वेल देखें, मैंने आपको बताया था कि कंट्रोलर्स हर प्रोजेक्ट की बेसिक नीड नहीं है। हमारे पास MVC के अलावा एक और तरीके का प्रोजेक्ट है जिसे हम मिनिमल APIs भी कहते हैं, और उनसे पहले भी हमारे पास एक प्रोजेक्ट था जिसे हम रेजर पेजेस भी कह सकते थे। ये उस टाइप के प्रोजेक्ट्स हैं, इनकी नेचर ये है कि इनमें कंट्रोलर्स की ज़रूरत नहीं है। तो माइक्रोसॉफ्ट को बेसिकली ये पता ही नहीं है कि आपकी रिक्वायरमेंट कंट्रोलर है या नहीं, तो इसलिए उन्होंने हमें डिफ़ॉल्ट वे में कंट्रोलर रजिस्टर नहीं करके दिया है। उन्होंने हमारे ऊपर चॉइस छोड़ दी कि अगर आपको कंट्रोलर बेस्ड एप्लीकेशन बनानी है तो आप ये लाइन रजिस्टर कर लें। ठीक है। सर्विस रजिस्टर करने के बाद हम अपनी एप्लीकेशन यहाँ बिल्ड कर लेते हैं। यहाँ हम बिल्डर से एक वेब एप्लीकेशन का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं जिसका नाम ऐप है। ये एक वेब एप्लीकेशन टाइप का ऑब्जेक्ट है जिसका नाम ऐप है। अब ये वेब एप्लीकेशन क्लास बहुत पावरफुल है क्योंकि ये एक साथ 3 तरह के रोल्स प्ले करती है। ये आई होस्ट भी रजिस्टर करती है, जिसे हम आई होस्ट भी कहते हैं। ऐप को स्टार्ट या स्टॉप करने के लिए होता है बेसिकली ये आई एप्लीकेशन बिल्डर भी करती है, यानी मिडलवेयर पाइपलाइन भी बना के देती है आपको। और ये राउटिंग वगैरह एंड पॉइंट्स रजिस्टर करने, उनको राउट्स देने, इन कामों के लिए भी ये होता है। ठीक है ना। और इससे ही हमारे पास हमारी बेसिकली एक मिडलवेयर पाइपलाइन है जो स्टार्ट होती है, यानी यही वो पॉइंट है जहाँ से ये सारी चीज़ें वजूद में आ जाती हैं। आपके मिडलवेयर स्टार्ट हो जाते हैं इसी पॉइंट से, इसी वेरिएबल की मदद से। जब ऐप वेरिएबल बन गया तो हम उसके अंदर मिडलवेयर्स को ऐड करते हैं, जैसे हमने इस वक्त बहुत सारे करा रखे हैं। जैसे आप देख सकते हैं app.use HTTPS रिडायरेक्शन, ये भी एक मिडलवेयर है। ये हर HTTP रिक्वेस्ट को HTTPS पे रिडायरेक्ट कर देता है ताकि सिक्योरिटी स्ट्रांग हो जाए, राइट। app.use ऑथराइजेशन, ये भी एक और मिडलवेयर है। ये ऑथराइजेशन मिडलवेयर ऐड करता है, ये चेक करेगा कि जो भी यूज़र लॉगिन करके आ रहा है, जो भी रिक्वेस्ट आ रही है जिसमें यूज़र आ रहा है, उसके पास परमिशन है या नहीं किसी पर्टिकुलर API को या ओवरऑल APIs को एक्सेस करने की। क्या उसका वो रोल है या नहीं कि वो उसको एक्सेस कर सकता है या नहीं, राइट। ऐसे ही हमारे पास मैप कंट्रोलर्स हैं। ये मेथड कंट्रोलर्स के एंड पॉइंट्स को ऐप के राउटिंग सिस्टम में कनेक्ट कर देगा, यानी फ्रंट एंड से हम जिस API का नेम देंगे वो एक्सेस हो जाएगी। तो राउटिंग भी बेसिकली यही एक मेथड इनेबल कर देता है। और फिर फाइनली हम app.run मिडलवेयर कह लें या एक मेथड कह लें, इसको हम कॉल करा लेते हैं। ये सर्वर को स्टार्ट कर देता है और थ्रेड को ब्लॉक कर देता है जब तक आपकी एप्लीकेशन बंद नहीं हो जाती, यानी जब तक आपकी एप्लीकेशन रन है ना, तो वो रनिंग थ्रेड हमेशा ब्लॉक है ताकि एप्लीकेशन चलती रहे, बंद ना हो ना। एक चीज़ जैसे मैंने आपको बताई, देखें मिडलवेयर का ऑर्डर जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आपको खास ख्याल रखना है। माइक्रोसॉफ्ट की अगर आप डॉक्यूमेंटेशन पे जाएं तो वहाँ भी आपको यही नज़र आएगा कि मिडलवेयर का ऑर्डर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप यूज़ ऑथराइजेशन को, ये जो मिडलवेयर है, इसको अगर मैप कंट्रोलर से पहले लिखोगे तो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। यानी सजेस्टेड यही है कि यूज़ ऑथराइजेशन हमेशा मैप कंट्रोलर से पहले लिखो। अगर आप ऐसा नहीं करोगे ना तो आपकी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ होगी। सो ऑलवेज़ रिमेंबर, पहले आपकी सिक्योरिटी चेक्स हों, कॉन्फ़िगरेशंस हों, सही है ना। फिर इन सारी मिडलवेयर्स और इन सब चीज़ों के बाद जो लास्ट आपके मिडलवेयर्स हो ना, वो वाले हों कि जिनके थ्रू आपकी APIs एक्सेस हो सकती हैं। देखें APIs ना, इनमें से किसी मिडलवेयर के थ्रू एक्सेस नहीं हो सकती। जो कंट्रोलर बेस्ड APIs है ना, वो इस मिडलवेयर के थ्रू एक्सेस होगी। तो जब मेरा कोड या मेरी रिक्वेस्ट जब मेरे उस कंट्रोलर में पहुँचेगी ना, तो उससे पहले मुझे सिक्योरिटी के, ऑथराइजेशन के, ऑथेंटिकेशन के, HSTS, ये सारी चीज़ें उससे पहले चेक करनी है, ताकि रिक्वेस्ट जब अपनी जगह पर पहुँचे और वहाँ से जब रिस्पॉन्स निकले तो रिक्वेस्ट के उस पर्टिकुलर API तक पहुंचने से पहले बहुत सारे काम हो जाएं।
इसीलिए माइक्रोसॉफ्ट हमें सजेस्ट करता है कि आप अपनी सिक्योरिटी, कोई कॉन्फ़िगरेशन या इस टाइप के जो भी मिडलवेयर्स होते हैं ना, वो पहले लिखें और फिर वो वाले मिडलवेयर्स बाद में लिखें जिनके थ्रू आपकी एपीआईज़ या आपके वो मेथड्स कॉल हों कि जहाँ से रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स जनरेट होंगे, राइट। तो ऑलवेज रिमेंबर कि पहले सिक्योरिटी चेक का काम करना है, फिर कॉन्फ़िगरेशन मिडलवेयर का काम करना है, फिर इन सारी चीज़ों के बाद एंड पॉइंट्स या एपीआईज़ एक्सेस हों तो उसके मिडलवेयर को होना चाहिए। तो दोस्तों बेसिकली ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको कुछ चीज़ें समझ आई होंगी। बहुत सारी चीज़ों को देखें, प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन जब हमारे पास एक प्रॉपर प्रोजेक्ट आ जाएगा तब हम करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आइडिया कर रहे हैं कि कौन सा कोड, पर्टिकुलर कोड करता क्या है, राइट। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और न्यू टॉपिक के साथ। पीस।